शिक्षक या फिर गुरु, इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन आज की तारीख के अंदर जो शिक्षक है, यानी कि जो मॉडर्न डे टीचर है, इसकी क्या कुछ महत्वता है? जो बच्चे या स्टूडेंट्स हैं वो क्या कुछ सोचते हैं इस मॉडर्न डे टीचर के बारे में, या फिर मॉडर्न डे जो टीचर यानी कि आज के जो शिक्षक हैं क्या कुछ उम्मीद करते हैं बच्चों से? इस पर आज खास कार्यक्रम करने वाले जेन नेक्स्ट के अंदर। नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। ये आज का मंच काफी खास इस मायने में भी है क्योंकि आज इस जेन नेक्स्ट के मंच पर शिक्षक और स्टूडेंट्स दोनों ही मौजूद हैं। तो चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे में कि क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं दोनों को एक दूसरे से इस आज के अंक के अंदर। आज के जो गेस्ट हैं आपको उनसे रूबरू करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं मनोदर नैनवाल जी और सुधा आचार्य हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनोदर जी, पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। एक आइडियल स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या है? क्या वो गुरु शिष्य परंपरा आज भी है? आप क्या सोचते हैं आज का स्टूडेंट किस तरह का हो? आज का हो या कभी का हो, स्टूडेंट और शिक्षक के संबंध हमेशा से बहुत ही पवित्र संबंध है और समय के साथ थोड़ा बहुत बदलाव उसमें आता है। पहले गुरु को एक बहुत ही ऊंचा स्थान दिया जाता था और शिष्य को गुरु अपने पुत्र के तुल्य मानते थे। आज थोड़ा सा इस अवधारणा में परिवर्तन हुआ है। आज गुरु यद्यपि आदरणीय जरूर है, लेकिन गुरु शिष्य के संबंधों में वो पिता पुत्र वाला संबंध थोड़ा कम समझा जाता है। लेकिन सुधा जी, आपसे समझना चाहूंगा, जैसा कि मनोदर जी कह रहे हैं कि एक परिवर्तन जरूर आया, ये परिवर्तन आखिर आया क्यों है? टेक्नोलॉजी के साथ बहुत परिवर्तन आया है एंड बच्चों की जो मानसिक विकास और जो एक्सपोजर आज के ज़माने में है उसके साथ परिवर्तन आया है। बट मैं इसको पॉजिटिवली सोचूंगी। आज की जो गुरु शिष्य की परंपरा है वो तो मुझे बहुत पसंद है। आई एम ए ट्रू फ्रेंड। बच्चों की मैं बहुत नज़दीक हूँ और मेरे स्कूल में एज ए प्रिंसिपल ऑल्सो मेरे बच्चे आके मुझे जो चीज़ बोल सकते हैं जो वो पेरेंट्स से शायद कन्फाइड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। कभी कभी मैंने देखा है कि थोड़ा ट्रस्ट का अभाव होता है। बच्चा जाके मदर को जो कन्फाइड नहीं कर पा रही है, मदर आके कंप्लेन करना बच्चे के बारे में, कभी कभी मुझे लगता है मैं वो गैप ब्रीज करती हूँ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि अपना ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए। आप सबसे एक व्यू लेने की कोशिश करेंगे। अब पहले तो आपसे समझना चाहूंगा कि जो आखिरकार टीचर हो वो कैसा हो? टीचर किस तरह का होना चाहिए, आपको क्या लगता है? लाइक अ फ्रेंड। ओके, लाइक अ फ्रेंड। एनी अदर ओपिनियन कि जिससे आप कुछ अपने दुख दर्द शेयर कर सके, ऐसा कोई? आपको क्या लगता है टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो बच्चे को समझ पाए, उसकी प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व कर पाए, उस हिसाब से उसके साथ डील करे जिस हिसाब से वो बच्चा है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि टीचर एक तरह से किस तरह से होना चाहिए? मेरे हिसाब से टीचर एक काउंसलर का रूप भी लेना चाहिए, क्योंकि सिनेरियो, प्रेजेंट सोसाइटी का सिनेरियो टोटली चेंज, सोशल वैल्यूज आर टोटली चेंज। टीचर का ये है कि पहला एक शिष्य जो होता था, गुरु चेले का जो शिष्य होता था, उसको लेके अगर टीचर क्लास में पढ़ाएगा तो ही कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल टीचर। तो ही शुड बी हैविंग सम साइकोथेरेपी, ही शुड बी मोटिवेटर, इंस्पिरेशनल, अंडरस्टैंडिंग। सो एज अ फ्रेंड एक मोटिवेटर होना चाहिए। बेस्ट फ्रेंड हो तो ज्यादा अच्छा है, जिससे हम सारी बातें शेयर कर सकते हैं जो अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर कर सकते, वो बातें हम अपने टीचर शेयर करें। सुधा जी, ये सब लोग बच्चे यही कह रहे हैं कि जो टीचर होना चाहिए एक फ्रेंड होना चाहिए। आपने भी कहा कि बच्चे मेरे से बहुत फ्रेंडली रहते हैं, मुझसे सबको डिस्कस करते हैं, लेकिन सारे टीचर्स ऐसे हैं क्या? क्योंकि क्या इंस्टीट्यूशन हम ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि तमाम टीचर्स वैसे ही हों जो फ्रेंडली हों? अब ना कि क्योंकि आज हाई फीस है, पैसा फीस के तौर पे दिया जाता है, क्या ये वजह नहीं कि जो टीचर्स थोड़ा बहुत फ्रेंडली हो रहे हैं? क्या बाय डिफॉल्ट या बाय नेचर उनका ऐसा है कि वो फ्रेंडली है टीचर्स स्टूडेंट्स से? मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी। मेरे स्कूल में हमने देखा है कि 70% टीचर्स बाय पैशन, बाय चॉइस, बट बाकी जो 30% टीचर्स रहे जिन्होंने किसी कारणवश टीचिंग लाइन में आए, सो हो सकता है दे आर नॉट पैशनेट, सो हमें उनको कराना पड़ता है। जैसे मैम ने अभी बताई काउंसलिंग टेक्निक हम सिखाते हैं टीचर को, क्लासरूम मैनेजमेंट, कैसे बच्चा की बेस्ट फ्रेंड बनना है। अनलेस देयर इज ए पेयरिंग, बॉन्डिंग अगर डेवलप नहीं होता है बच्चों के साथ, यू कैन नॉट बी ए गुड टीचर। यू कैन बी ए टीचर बट आप एजुकेटर नहीं हो सकते हो। मनोदर जी, जैसे आपने शुरुआत की बात की, गुरु शिष्य परंपरा, बड़ी अच्छी बात की। पहले था कि चरित्र निर्माण का काम हुआ करता था टीचर्स का, कि आज वो काम रह गया? क्योंकि आज लगता है कि बच्चे सिर्फ एक ही चीज सीखते हैं टीचर से, वो a+b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab+b² की पढ़ाई की बातें टीचर्स करते हैं। उसके अलावा जो चरित्र निर्माण की बात होती है, लाइफ में आगे क्या कुछ करना है, क्या कुछ चैलेंजेस लाइफ में आने वाले हैं, क्या टीचर्स उसके लिए तैयार कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या कुछ करना चाहिए इस समय पर?
चरित्र निर्माण की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा इस चीज़ में यह है कि करने को चरित्र निर्माण का काम पहले भी शिक्षक करता था, आज भी शिक्षक ही कर रहा है। और अभी जैसा एक आम धारणा ये बन गई कि अभी चरित्र का ह्रास हो रहा है, तो चरित्र का ह्रास होना ये एक, जब हम उसको समय के सापेक्ष देखते हैं, बहुत पुराने समय से हम उसकी तुलना करते हैं, तब हम उसको एक ह्रास मानते हैं, वो एक कंपैरिजन है। लेकिन आज के समय के हिसाब से चरित्र की अवधारणाएं लोगों की बदल गई हैं। और ये कहना बहुत आसान होता है कि बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, लेकिन ये कहने के बजाय करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो इसीलिए जब एक टीचर बच्चे के साथ फ्रेंडली हो जाता है, तो उस टीचर के अंदर जो कुछ है वो बिना पढ़ाए, बिना बताए, बिना उसको दिए, खुद ब खुद उसमें चले जाने लगे। माताएं देती नवजीवन, पिता सुरक्षा करते हैं, लेकिन सच्ची मानवता शिक्षक जीवन में भरते हैं। सत्य न्याय के पथ पर चलना शिक्षक हमें बताते हैं, जीवन संघर्षों से लड़ना यह शिक्षक हमें सिखाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और कोई जो कविता बोलना चाहेगा, कोई और? हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरों को जैसे पहले खुद को जय करे। सुधा जी, ये ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि टीचर बहुत फ्रेंडली हो, दोस्त हो, और दोस्त से सब कुछ शेयर भी करते हैं, और ये भी चाहते हैं कि जीवन में जो संघर्ष आने वाला है उस संघर्ष से हमको लड़ने की शक्ति दे, और ये बताएंगे कैसे डील किया जाए। आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं बच्चे आपको। मैं बहुत अच्छी तरह से तैयार हूँ और बच्चों को भी तैयार करती हूँ। आजकल हम ये सब केवी के स्कूल और दिल्ली के स्कूल के बच्चे हैं, हम लोग लाइफ स्किल के बारे में बहुत सीखते हैं। टीचर को भी हम लाइफ स्किल देते हैं, थोड़ा सा इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस। अदरवाइज खाली एकेडमिक्स में आप लोग 95% ला के ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, अनलेस यू हैव सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इन लाइफ, वाउ सर्वाइवल स्किल, थिंकिंग स्किल, क्रिटिकल एनालिटिक थिंक, ये सब हम स्कूल में टीचर्स को भी दे रहे हैं, साथ ही साथ बच्चों को भी दे रहे हैं। आज आप जैसे बताए टीचर की रोल खाली A+B सिखाना, मैं बताऊंगी कि टीचर्स आजकल की ज़माने में दे गो बियॉन्ड क्लासरूम विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल टीचर 24/7 अवेलेबल है। मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। बनकर मैं आदर्श अध्यापिका, शिक्षित कर दूँ पूरा देश, पूरे देश में नाम हो मेरा, यही मेरा जीवन उद्देश्य। क्या बात है, क्या बात है। आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि ये मेरा पैशन है। Okay. मुझे पसंद है पढ़ाना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लास में कभी भी कुछ भी होता है, बच्चों को नहीं आता, उससे पढ़ाने से क्या होता है, हमें नॉलेज और होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि शिक्षा को हमें दूर दराज के इलाकों तक लेकर के जाना है। शायद यही वजह कि हम लोग अब टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और डिजिटल इंडिया के तहत टीचिंग को पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। टीचर्स को इसमें और कितना एफर्ट लगाने की जरूरत है? सिर्फ 9 to 5 की जो स्कूल होती है वहां जाकर के आ गए, इसके अलावा एक्स्ट्रा को, क्योंकि कंधों पे आपकी पूरी जिम्मेदारी है इस अगर लिटरेसी के मिशन को अगर आगे ले जाना है तो। जी, दूर दराज क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो मैं स्वयं एक ऐसे दूर दराज के क्षेत्र में हूं जहां पर कि आज भी दूरदर्शन और आपका इंटरनेट या इवन कि टेलीफोन भी बहुत मुश्किल से काम करते हैं। और जब वहां पर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको टेक्नोलॉजिकल हेल्प बहुत कम मिलती है। लेकिन अगर एक टीचर करना चाहता है, उसके अंदर विल पावर है, तो वहाँ पर भी वो किसी ना किसी संसाधन से, चाहे वहाँ पर रेडियो चलता है, वहाँ पर टीवी चलता है, या वहाँ पर मोबाइल चलता है, जिस भी चाहे टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट से जिस भी प्रौद्योगिकी का वो इस्तेमाल करे, अगर उसके मन में करने की इच्छा है तो कर सकता है। चलिए, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया क्योंकि आपके कंधों पे सारी जिम्मेदारी है। लेकिन इस समय पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि उम्मीद जो बच्चे कर रहे हैं जैसे उनके टीचर्स हो, टीचर्स जो उम्मीद कर रहे हैं जैसे स्टूडेंट्स हो, वो कैसे होने चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। आप बने रहिए जेन नेक्स्ट के साथ। कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। ये अगर हैं तो रोशन जहां है, ये ज़मीनें हैं और आसमां है वजूद इनसे ही आदमी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। हमने रब को तो देखा नहीं पर नूर ये है खुदा का ज़मीं पर, एक एहसास है रोशनी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। इनसे इनकी अदाएं न छीनो, इनसे इनकी सदाएं न छीनो, हक इन्हें भी तो है जिंदगी का,
बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। स्वागत है एक बार फिर से आपका जेन एक्स के अंदर। हमने लगातार बात की इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने की जरूरत है, लेकिन इस बात की भी तो क्रिएशन करने की जरूरत है कि आप बच्चों से कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। समय का काफी अभाव चला, हम लगातार बात कर रहे हैं। आज तो मैंने ये भी एग्जांपल देखे कि टीचर और स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे चैट कर लेते हैं कि क्या कुछ सिलेबस है, क्या कुछ नहीं है। कि ये जो नया ट्रेंड आया यंगस्टर्स के बीच में, ये किस तरह का, क्योंकि जीमेल पे आप सिलेबस दे देते हैं, पढ़ाई जीमेल पे और व्हाट्सएप वगैरह पे हो रही है, ये ट्रेंड किस तरह का आपको लग रहा है? अब ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे मेरे स्कूल की प्रेफेक्टरल बॉडी है, जो हेड बॉय हेड गर्ल, ये सब है। कभी मुझे उनको ड्यूटी असाइन करना है या कुछ इन्फॉर्मेशन देना, इट्स सो क्विक एंड बच्चे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं और एक पर्सनल रैपो बहुत अच्छे से डेवलप होता है। मेरे पूरे क्लास 12 मेरी व्हाट्सएप ग्रुप में है एंड पूरे स्कूल की टीचर भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है। ठीक है। सो इसमें से एक इमोशनल बॉन्डिंग भी होता है। कभी कभी बच्चे रात को 2 बजे देते हैं एग्जाम से पहले दिन कि मैम मैं पूरा ब्लैंक हूँ, कल मैं एग्जाम नहीं दे सकता, एंड इमीडिएटली आई यूज्ड टू कॉल बैक एंड पूरा बातें करते 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 3 बजे में सुलाई हूँ बच्चों को कि अभी सो जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई थिंक अगर ये ट्रेंड है, आपका भी ओपिनियन लेना चाहूंगा। क्या आप सब स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये जो व्हाट्सएप आया है, वी चैट आया है, आप अपने टीचर से टेक्नोलॉजी के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं, ये एक अच्छा ट्रेंड है? ये आपको हेल्प करते हैं टीचर से कनेक्ट होने के लिए? कोई अपना ओपिनियन देना चाहेगा? स्टूडेंट शुड बी सिंपल, स्मार्ट एंड एनर्जेटिक एंड ही शुड यूज in a technology in right manner. And this is the right way. ठीक है। आप मानते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी आई है इससे काफी मदद मिलती है? हाँ बिल्कुल, इस टेक्नोलॉजी से बहुत मदद मिलती है बच्चों को। समटाइम स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चंस ऑन द व्हाट्सएप एंड वी हैव टू गिव द आंसर ऑन द व्हाट्सएप आल्सो। It's a very nice trend, but it's the matter that if children should use it perfectly and nicely. It should not have a bad advantage on them. Okay, bad advantage नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है, हमें यूज करना चाहिए जिससे हमें क्विकली आंसर्स मिल जाते हैं बहुत ही जल्दी। पर ये आपको हेल्प करता है टीचर से ज्यादा कनेक्ट होने के लिए? बहुत ज्यादा हम लोग फ्रेंडली हो जाते हैं, जिससे अंडरस्टूडेबल हो जाता है, हम लोग टीचर से अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। मैम आपके पास वापस आऊंगा। आपने जब हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि व्हाट्सएप पे मैसेजेस चले जाते हैं, बच्चे मोबाइल कैरी करते हैं, इसका कोई दुरुपयोग भी होता है कि बच्चे क्लास में गेम्स वगैरह भी खेलना शुरू कर देते हैं? ऐसा कुछ होता है क्या बच्चे? आप लोग गेम्स से क्लास के अंदर खेलते हो क्या? हाँ, आप कोई गेम नहीं खेलता क्लास के अंदर? ऐसा हो नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता। नहीं, अगर इसके मैं आपको एक बात बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि बच्चे मोबाइल नहीं लाते हैं, ये बात मैं नहीं मानती। 11th-12th वाले बच्चे स्पेशली सीनियर क्लास में, क्योंकि उनको कोचिंग क्लास जाना होता है एंड हमें पेरेंट्स की तरफ से, बिकॉज हम भी पेरेंट्स हैं, सो पेरेंट्स एक रिटन एप्लीकेशन देते हैं कि बच्चा को यहाँ से डायरेक्टली कोचिंग सेंटर जाना है। सो आजकल के जमाने में पेरेंट भी सिक्योरिटी लेके बहुत परेशान है कि बच्चा पहुंच गया। सो हमने एक सिस्टम डेवलप किया है, बच्चे आप लेके आ सकते हो, अपने क्लास टीचर, अपने कोऑर्डिनेटर, किसी के पास सबमिट कर दीजिए एंड 8 पीरियड के बाद जब स्कूल छुट्टी हो जाए आप लेके चलिए। इट हैज टू बी इन साइलेंट मोड एंड आप जाके कोचिंग सेंटर में चलिए। लेकिन ये एक और चीज, हम लिबरल होंगे, समय के साथ चलेंगे तो दुरुपयोग नहीं होगा। आज का जो बच्चा है, जो टीनेज जो एक ग्रुप होता है, उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक टीचर एज अ फ्रेंड आ जाए, या शिक्षक एक ऐसा हो जो उनको ये समझाए क्या सही है क्या गलत है। ये जो टेक्नोलॉजी का माध्यम तो अपने आप में सही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कुछ किया जा सके जो टीनेज जो ब्रैकेट है उसको एक सही मार्गदर्शन किया जा सके? उनका मार्गदर्शन करने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि शिक्षक का जो अपना चरित्र है या अपना व्यवहार है, आप चरित्र शब्द का थोड़ा जरा व्यापक अर्थ हो जाता है, मैं उसको व्यवहार ही ज़्यादा कहूँ तो अच्छा है कि शिक्षक का अपना व्यवहार इस तरह का होना चाहिए कि उसको जब बच्चा उसके अधिक संपर्क में रहता है तो उसके व्यवहार से खुद ब खुद सीखता है। ये एक फैक्ट है कि बच्चा क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसे कम सीखता है और जो देखता है अपने साथ के बच्चों से या अपने परिवेश से उसे ज़्यादा सीखता है। तो अगर एक शिक्षक का व्यवहार अनुकरणीय है, अच्छा है, तो उससे बच्चा स्वतः सीखता है। इन चीजों को सिखाने से अगर हम उनको थोपना चाहेंगे तो वो कभी उसको नहीं सीखना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज समझना चाहिए, जैसे अभी लगातार बात हुई, ये जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं जहाँ पे हाई फीस वगैरह होती है, वहां पे तो ये होता है कि मतलब टीचर का काफी अटेंशन रहता है। लेकिन हम उस स्कूल की भी बात कर लेते हैं, बड़े लेवल पे बात कर लेते हैं, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को ध्यान नहीं दे पाता। दूर दराज के गाँव में कई सारे ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे टीचर बच्चों को पढ़ाने भी नहीं पहुंच रहे हैं, लगातार सैलरी उनके पास जाती रहती है। तो क्या ये शिक्षा का जो मॉडल जो बनता जा रहा है, जो ट्रेंड सेट हो रहा है, एक अलग तबके की जो बात करते हैं, उसको किस तरह से रेक्टिफाई कर सकती है सरकार? का क्या कुछ रोल रह सकता है इसमें?
देखिए, दोहरी शिक्षा तो इस देश में चल ही रही है, इसमें तो हम कोई भी वो नहीं कर सकते, और हमारे स्तर पर इसका कोई समाधान भी नहीं है। इसका समाधान बहुत बड़े स्तर पर है, सरकारी स्तर पर, और सरकार के भी बहुत उच्च स्तर पर ये मामला है कि दोहरी शिक्षा प्रणाली आखिर क्यों है, क्यों आप अमीरों के लिए एक अलग शिक्षा की व्यवस्था और क्यों गरीबों के लिए अलग व्यवस्था, सब क्यों नहीं एक साथ एक स्कूल में पढ़ सकते। जिस दिन ये व्यवस्था एक हो जाएगी उस दिन ये कई सवाल अपने आप सुलझ जाएंगे। जैसे हम ये कहते हैं कि जो अच्छे स्कूलों के बच्चे हैं उनके लिए पूरी हर कक्षा पर एक शिक्षक उपलब्ध है। अगर सरकार का सौतेलापन ना कहा जाए इससे, तो आप क्यों नहीं एक सरकारी स्कूल में हर कक्षा पर शिक्षक देते हैं। आप प्राइमरी स्कूल में 2 टीचर देते हैं, एक पब्लिक स्कूल 5 टीचर देता है, तो आप उसको कहाँ कंपेयर करेंगे उस बच्चे के जिसको हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर अवेलेबल है, हर कक्षा पर एक टीचर अवेलेबल है, और एक जहाँ पर 3 क्लास को एक टीचर मिलता है। एटलीस्ट 3 क्लास फॉर टीचर और 2 क्लास फॉर स्टूडेंट का रेशियो एटलीस्ट कुछ तो मैच कर सके। टीचर स्टूडेंट रेशियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके हर क्लास पर एक टीचर होना चाहिए, चाहे उसमें बच्चे 40 हो जाए या 50 हो जाए या 30 हो जाए, वो बहुत मायने नहीं रखता है। मायने है कि हर क्लास पर टीचर होना चाहिए, और बच्चे 4 भी और क्लास 3 एक साथ बिठा दे तो वो टीचर कभी उनको पढ़ा नहीं सकते। बिल्कुल, पढ़ाई भी और आगे की और अच्छी बातें भी सिखाए। लेकिन सुधा जी, आप तो प्रिंसिपल भी रहे, एक थोड़ा ये भी समझना चाहेंगे, आपने कई से टीचर्स को देखा होगा, कौन कौन से टीचर्स होते हैं जो बच्चों के फेवरेट बन जाते हैं। आपने तो पॉपुलैरिटी के मामले में टीचर्स को ऊपर जाते हुए देखा होगा, तो ऐसी कौन सी टीचर्स में क्वालिटी होती है जो पॉपुलर कर देती है अचानक से स्टूडेंट्स के बीच में? अब जैसे सर ने बताया कि हर क्लास में टीचर होना चाहिए, हम लोग पीयर टीचिंग की भी बात करेंगे, ये बच्चे मेरे साथ मानेंगे। हम बच्चों को ही तैयार करते हैं, T2 टीचर 2 इन एवरी क्लास। एक टीचर है, 50 बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं, बट आपको ग्रूमिंग करना पड़ेगा। वो जो T2 तैयार करना है कि टीचर की एब्सेंस में बच्चा की क्या रोल है, उनको रोल मॉडल बन के जो T2 हो के, आजकल की क्लास में इट्स ए मिक्सचर क्लास। आप जैसे सर ने बता रहे थे कि हर तबके के बच्चे रहते हैं, बहुत ब्राइट बच्चे, बिलो एवरेज, एवरेज, जैसे हम कैटेगराइज करते हैं। आजकल की सो कॉल्ड EWS भी प्राइवेट स्कूल में जैसे आते हैं हम बोलते हैं, बट हर एक का ख्याल रखना हमारी काम है। आप में से कितने लोग सहमत है मैम की बात से? आपको लगता है कि बच्चों की जो स्ट्रेंथ है फॉर एग्जांपल, उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन होना चाहिए क्लास के अंदर, और उस पर स्पेशल फोकस होना चाहिए? सपोज जो वीक बच्चा है उस पर स्पेशल फोकस, और थोड़ा जो इंटेलिजेंट बच्चा है उस पर थोड़ा कम फोकस? यस सर, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो स्ट्रॉन्ग बच्चा है, जो है इंटेलिजेंट है, वो तो अपना कवर अप कर लेता है, बट जो वीक बच्चा है जिस पे ध्यान नहीं जा पाता, फिर उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। ठीक है, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू मैम? मेरा भी यही मैं सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो कभी कभार ट्राई करते हैं कि मैं इसको भी डिग्रेड कर दूँ अपने साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये ग्रो अप करे, आगे जाए। लेकिन सबको ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उसे हेल्प करनी, जो बैठता है वीक बच्चा उसको भी हेल्प करना चाहिए कि ताकि उसका बेटर फ्यूचर हो। तो मैम, क्या ये सेगमेंटेशन होना चाहिए क्लास में? मेरे हिसाब से इन माई क्लास there is a heterogeneous grouping I believe in, because mix up students, one below average, one above average, so they are learning each other in peer group. So unknowingly they are learning. Sometimes one student is not willing to share, but they are the whole day they are sitting, there is rotation period. So but there shouldn't be indifferences among them. बिल्कुल, तो सेगमेंट जी बताइए, आपका क्या पॉइंट है? सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह अभी ज़्यादातर देखा जाता है, तो जो टीचर्स होते हैं वो जो हमारे जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो वीक बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। आप सहमत हैं या फिर आपका कोई और व्यू है? मैं थोड़ी सी इसमें बताऊंगी। आजकल एक न्यू मेथड ऑफ टीचिंग जनरली हम फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। एक क्लास में जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि बिलो एवरेज, एवरेज और वो सब बात कर रहे हैं, सो टीचर को यहाँ एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। मैं यूके में थी तो वहाँ की टीचिंग मेथड से मैं वाकिफ हूँ, और वहाँ आके मेरे स्कूल में भी ये कराई हूँ कि जो बच्चे एकदम बेसिक लेवल में हैं, अगर एक उदाहरण में दूँ, एक साइंस की टीचर गई डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने के लिए, उससे पहले वो बच्चों को बताई है कल सब लोग एक एप्पल लेके आना और मैं भी लेके आऊँगी। एक तो क्यूरियोसिटी जनरेट हो गया, क्या होने वाला है क्लास में। सब लोग आए एंड शी सेड हैव ए बाइट, सबने खाए, एंड देन शी वाज आस्किंग जो सबसे बेसिक लेवल में, आपकी टंग क्या काम कर रहा है, टीथ क्या काम कर रहा है, सलाइवा आ रहा है कि नहीं, कैसे क्या हो रहा है, हाउ इट इज गोइंग। आई मीन एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए
जो ब्राइट बच्चे हैं जब टीचर क्लास छोड़ के जाते हैं एक चैलेंज दे के जाना चाहिए, ठीक है, कि बच्चा सोचते रहे। तो हर लेवल को हमें कैटर करना बहुत जरूरी है। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट कि ये इंटेलिजेंट बच्चा है, ये बिलो एवरेज है, ऐसे नहीं है। हम जब वर्कशीट तैयार करते हैं या असाइनमेंट तैयार करते हैं या जो क्वेश्चन हम पूछते हैं क्लास में वो बहुत सोच समझ के पूछते हैं। एंड जो सबसे बेसिक लेवल में है, अगर वो बच्चा कुछ क्वेश्चन आंसर कर दिया, इवन वो भी सोचेगा यस आई कैन डू। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है क्योंकि बच्चे ही कह रहे हैं कि फोकस नहीं हो पा रहा है और इसको कहीं ना कहीं दूर करने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि आपने क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज देखी हैं, आपने काफी समय से काम किया हुआ है इस फील्ड के अंदर, तो किस तरह से तैयारी की जा सकती है? सरकार का क्या कुछ रोल आपको लगता है, दायित्व आ जाता है इस समय पर? सरकार क्या कुछ कर सकती है कि जो टीचर स्टूडेंट का रेशियो तो बरकरार है, ठीक ठाक रहे। दूसरी बात, हर टीचर स्टूडेंट्स को ना केवल A+B के जो केवल पढ़ाई कराए, जो जिंदगी की बातें हैं उसको भी सिखाए और आगे उनको तैयार करे। नहीं, हमारा जो क्यूरिकुलम होता है स्कूल का, उसमें वो सब चीज़ें पहले ही इन्वॉल्व की जाती हैं। वो सब पूरी तरह सोच समझकर बनाया जाता है। दैट इज़ फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। पब्लिक स्कूल्स उसको कितना फॉलो करते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सरकारी स्कूलों में जो क्यूरिकुलम बनाया जाता है उसमें वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इवन कि जैसे कहते हैं उसको अगर शारीरिक विकास भी अच्छा नहीं है तो उसको MDM दीजिए, उसको खाना खिलाइए, स्कूल में भी खाना खिलाइए। तो इसीलिए कहा गया है, वो इसलिए नहीं है कि बच्चे को घर में खाना नहीं मिलता या किसी के घर में चावल नहीं है। वो इसलिए है कि बच्चे को 6 घंटा स्कूल में बैठा रहना पड़ता है और वो छोटा बच्चा है, उसकी कैपेसिटी नहीं है 6 घंटे तक अगर वो बैठेगा तो उसके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? एक बात ही उठाइए, आप मानते हैं होनी चाहिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग? आप मानते हैं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन ये बच्चे तो कह रहे बिल्कुल होनी चाहिए PTM वगैरह, लेकिन इस PTM का जो स्टेज होता है इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि पेरेंट्स का भी उतना ही योगदान होता है, क्योंकि एक तरह से वो भी शिक्षक और गुरु होते हैं। इसको किस तरह से आपको लगता है बांटना चाहिए और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? आप प्रिंसिपल है, पहले आपका एक व्यू ले रहे हैं। नहीं, PTM पहले जैसे होता था कंपलसरी और हर एग्जाम के बाद, आजकल हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। I mean, एक स्पेसिफिक ग्रुप की PTM भी करते हैं। सपोज कोई कुछ एक ग्रुप ऑफ बच्चे जो इनडिसिप्लिन होते जा रहे हैं, उनको कैसे हम टैकल करें, या सम स्पेशल नीड बच्चे भी हमारे साथ हैं, उनको हर एक के साथ नहीं लेके जा सकते, उनके लिए अलग से PTM करते हैं। दादा दादी नाना नानी को भी बुलाते हैं कि घर में आप क्या स्ट्रैटेजी करते हैं, बच्चे कैसे घर में उनका क्या रूटीन है, तो उसको समझ के हम फिर इनपुट दे के बच्चा के लिए एक इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम डेवलप करते हैं। ठीक है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टीचर को और साथ साथ पेरेंट्स को, क्योंकि जो बच्चा है उसकी शिक्षा के लिए टीचर, पेरेंट्स और ये पूरा हमारा समाज जिम्मेदार है। डिपार्टमेंट इज वन पार्ट। तो एक बच्चे के पढ़ाने में स्कूल में जो समस्या है उसके लिए टीचर है, उसके लिए वो जिम्मेदार भी है। उसको कैसे करना है वो उसको चाहे कैसे भी पढ़ाएगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन उसकी पढ़ाई स्कूल में खत्म नहीं होती। उसकी पढ़ाई, स्कूल की जो पढ़ाई है एक्चुअल जीवन की पढ़ाई का केवल 20% हिस्सा होती है। बाकी 80% जो उसकी पढ़ाई है, जीवन की पढ़ाई, वो उसके घर में, उसके समाज में होती है। इसलिए उस टीचर को अवेयर करने का कि ये आपका बच्चा केवल स्कूल आता है तो ये सफिशिएंट नहीं है कि इसकी एजुकेशन के लिए और इसके जीवन के विकास के लिए, तो उसको टीचर अभिभावक तक कैसे कम्युनिकेट करे, ये उसकी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड। आपका व्यू भी समझना चाहूंगा, क्योंकि आप जैसे नेशनल अवार्ड भी आपको मिल रहा है। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है, कई ये बात लगातार चलती आ रही है कि मार्क्स देने चाहिए और 95%, 98%, कट ऑफ लिस्ट, इतनी बड़ी बड़ी चीजों से बच्चों को लाद दिया जाता है, मेहनत करो। क्या ये लाजमी है, ये होना चाहिए? अगर मुझसे आप पूछें तो मैं कहता हूँ इवैल्यूएशन की जरूरत है नहीं। ठीक है। इवैल्यूएशन एक्चुअली हम किस चीज का कर रहे हैं? हाँ। हम इवैल्यूएशन बच्चे के केवल जो विषय विशेष में उसकी कुछ दक्षताओं का इवैल्यूएशन करते हैं, उसके गुणों का इवैल्यूएशन हम नहीं कर सकते। इवैल्यूएशन होना चाहिए क्वालिटीज का, कि बच्चे ने कितनी क्वालिटीज अचीव की, उसका इवैल्यूएशन करने का हमारे पास कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। और अगर हम उसका इवैल्यूएशन कर नहीं पाते हैं तो ये जो हम दक्षताओं का जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता नहीं है, जीवन में कोई मायने नहीं। सुधा जी, समय बहुत कम है, इवैल्यूएशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जाए? इवैल्यूएशन की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसे मैं नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल इवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एट ए पॉइंट ऑफ टाइम आइदर एट द एंट्रेंस लेवल और एट द एग्जिट लेवल इवैल्यूएशन होना चाहिए, नहीं तो हम फिर कैसे करेंगे बच्चों? बिल्कुल। तो चलिए मिक्स व्यू एक तरह से आते हो, लेकिन हाँ बच्चे कहीं ना कहीं आपको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि हाँ इवैल्यूएशन नहीं, आपके गुणों का इवैल्यूएशन करना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हाँ, आपको जिंदगी की राह में आगे बढ़ाने में कैसी तैयारी हो, कैसे बताया जाए आपको कि आप आगे बढ़ सके, उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। तो
फिलहाल इस जेनेक्स के इस अंक में इतना ही। आप दोनों का ही शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, सुधा जी और आपका सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जेनेक्स में आज हमने जानने की कोशिश की कि शिक्षक का जो एक आइडियल स्टूडेंट वो किस तरह का होना चाहिए, या फिर जो स्टूडेंट्स क्या कुछ सोचते हैं शिक्षकों के बारे में। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की। और लेकिन हाँ, बात ये निकल करके आती कि ज्यादा से ज्यादा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि किस तरह से बच्चों के गुणों को डेवलप किया जा सके ताकि वो जिंदगी की राह में आगे संघर्ष के लिए तैयार हो सके। बहरहाल जेनेक्स में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।